प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठनात्मक वातावरण। जैसा इस शब्द से ही स्पष्ट होता है, क्लाइमेट वातावरण यानी माहौल। किसी संस्था में किस तरह का माहौल है, संस्था के कर्मचारी उस संस्था की नीतियों से, निर्णयों से कितने खुश और संतुष्ट हैं। अगर सभी कर्मचारी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, तो हम कहेंगे कि उस संस्था का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावी है। और इसके विपरीत अगर कर्मचारी परेशान हैं, दुखी हैं, काम नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण हम कहेंगे कि बेकार वातावरण है। और ये वातावरण, ये क्लाइमेट प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों की प्रभावोत्पादकता पर निर्भर करता है कि वो कितने प्रभावी तरीके से अपने काम करते हैं। और जैसा पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि प्रबंध 5 कार्यों का समूह है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्रबंधक इनको कितना बखूबी करते हैं और इनके आगे सब फंक्शंस, जैसे प्लानिंग में प्लान्स तैयार की जाती हैं अनेक प्रकार की, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं हर विभाग के, हर व्यक्ति के और कंपनी के। तीनों स्तरों पे उद्देश्य तय कर दिए जाते हैं। प्रोसीजर्स, काम की विधियां, काम के तरीके, मेथड्स किस प्रकार के अडॉप्ट किए जाते हैं, रूल्स जिनको वायलेट करने पर दंडित किया जाता है, पॉलिसीज विच गाइड एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस, एट द टाइम ऑफ डूइंग जॉब। तो इस प्रकार योजनाएं प्रबंधकों द्वारा ये तय की जाती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं बहुत से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तय होता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके नीचे फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फॉरमैन, वर्कर्स, इस तरह लाइन एंड स्टाफ, कमेटी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। उसके बाद लेवल्स मैनेजमेंट के डिसाइड होते हैं: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार ऊपर से नीचे की ओर, जैसे जिसके पद हैं, जैसा जिसका काम है, उसके अनुरूप सबको अधिकार दिए जाते हैं। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शन से संबंधित हैं कुछ: कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर, कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर रखा है मैनेजमेंट के लोगों ने। मोटिवेशन, मेथड्स, टेक्निक्स कितनी प्रभावी हैं, और कम्युनिकेशन कितना फ्री एंड फेयर है, कितना इफ़ेक्टिव है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो किसी संस्था के क्लाइमेट को, वातावरण को प्रभावित करता है। इसी तरह कंट्रोल टेक्निक्स की प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए कितनी आधुनिक और कितनी अच्छी तकनीक का प्रयोग प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जितनी प्रभावी तकनीक होगी उतना ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल एस्टेब्लिश हो पाएगा। ऐसे ही परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कि हर वर्कर के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अगर स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं परफॉर्मेंस के कि कौन कितना काम करेगा, तो हर कोई वो स्टैंडर्ड अचीव करने का भरसक प्रयास करेगा, भरपूर कोशिश करेगा और सभी अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, दिल से काम करेंगे और एक बहुत अच्छा वातावरण संस्था का बना रहेगा। अगर ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो ऐसे में लोग टाइम वेस्ट अवश्य करेंगे, जैसा फितरत होती है इंसान की, और एक इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट संस्था में नहीं रह पाएगा। और लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कि अगर किसी व्यक्ति को काम करते समय या किसी विभाग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के कितने इफ़ेक्टिव मेजर अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय हैं, वही
मुख्य रूप से तय करते हैं कि किसी संस्था का क्लाइमेट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट हर संस्था में भरसक प्रयास करती है कि वो इतने प्रभावी तरीके से अपने इन कार्यों को करे कि उस संस्था का वातावरण फेवरेबल रहे, प्रभावी रहे और हर कर्मचारी पूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हुए, खुश रहते हुए संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देते रहें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। किसी संगठन के वातावरण की पहचान करने के लिए हम किन किन तथ्यों का विश्लेषण करें, किस तरह से पहचानें संगठन के वातावरण को। तो उसके लिए वातावरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि संगठनात्मक वातावरण होता क्या है, उसकी क्या खासियत है। फर्स्ट, जनरल परसेप्शन, जिसमें बताया है कि जो क्लाइमेट है वो उस संस्था में काम कर रहे लोगों की समझ है, उनकी सोच है, उनका परसेप्शन है अपनी संस्था के बारे में, कि वो संस्था में लिए जाने वाले निर्णयों, किए जाने वाले प्रबंधकों के कार्यों को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रबंधकों के कार्यों के बारे में उनका परसेप्शन, उनका अवबोध, उनकी सोच, उनकी समझ क्या है। अगर वो ये मानते हैं कि हमारी संस्था में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, वो हमारे फेवरेबल हैं, हमारे लिए अनुकूल हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छा कार्य कर पा रहे हैं मैनेजमेंट के दिशा निर्देशन में, तो हम कहेंगे कि उस संस्था का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छा है। और अगर कर्मचारी ये मानते हैं कि नहीं, ये तो हमारे अनफेवरेबल हैं, ज़्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, वो हमारे फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब क्लाइमेट अच्छा नहीं है इंस्टीट्यूशन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो उस संस्था में काम कर रहे लोगों की परसेप्शन होता है, उनकी समझ होती है, एक रिफ्लेक्शन है उनकी समझ का। सेकंड, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, गुणात्मक अवधारणा। दो तरह से किन्हीं चीज़ों की हम मापते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, जो माप होता है किसी भी चीज़ का, उसके पैमाने या तो आंकड़ों में होते हैं या क्वालिटी किस्म में। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, यानी प्रबंधकों द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो क्वालिटेटिव हैं। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम क्वांटिटी तय कर दें कि जो प्रबंधकों ने निर्णय लिया वो उसकी मात्रा क्या है, कितना अच्छा है। मतलब ऐसी मात्रात्मक पैमाना, मात्रात्मक माप इनका कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर क्वालिटेटिव थिंग्स। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। तो उसके गुणों के आधार पर हमें जांचना होता है, देखना होता है कि वो कितना प्रभावी है। हम ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है बहुत अच्छा है, पर कितना अच्छा है ऐसा कोई क्वांटिटी में मापना संभव नहीं है। तो ये दूसरी विशेषता ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट की, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। थर्ड है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, पृथक पहचान, अलग पहचान। हर संस्था का क्लाइमेट अलग होता है, उसकी दूसरी संस्थाओं से एक अलग पहचान उस संस्था के वातावरण की वजह से होती है। जैसे कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसी से उसकी पहचान है। और एक इंस्टीट्यूशन का क्लाइमेट, एक इंस्टीट्यूशन के जो फोर्सेस हैं, जो उस इंस्टीट्यूशन की पहचान बनाती हैं, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के 100% हूबहू नहीं होती।
तो इसलिए हर संस्था का जो वातावरण है वो भिन्न होता है, विशेष होता है, अलग होता है, जिससे उस संस्था की पहचान होती है। अगर अच्छा वातावरण किसी संस्था में है तो उसे हम बहुत पसंद करते हैं, उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। इसके विपरीत दूसरी तरह की संस्थाओं को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। फोर्थ, एंड्योरिंग क्वालिटी, स्थायी किस्म। दो तरह के घटक, दो तरह के फैक्टर्स वातावरण को प्रभावित करते हैं। एक होते हैं परमानेंट फैक्टर्स, जैसे पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर हैं, डिसीजंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लीडरशिप स्टाइल्स हैं, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म फैक्टर हैं, स्थायी और स्थिर हैं। एक बार जैसे डिसाइड हो जाते हैं वो जल्दी बदलते नहीं। दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, जैसे प्रोग्राम्स बनते हैं किसी काम के, या स्ट्रेटजीज कोई तय होती है, कोई टेम्परेरी सिचुएशन आती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं वो तय करते हैं कि किसी संस्था का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट कैसा है। जो टेम्परेरी फैक्टर्स हैं उनका इतना इफेक्ट एनवायरनमेंट पे या इंस्टीट्यूशन के क्लाइमेट पे नहीं पड़ता। वो टेम्परेरी फैक्टर आते हैं और चले जाते हैं, और क्लाइमेट उनसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। और लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, बहुआयामी अवधारणा। जैसे सबसे पहले हमने बहुत से फैक्टर्स देखे जो प्लानिंग से रिलेटेड हैं, कुछ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के क्लाइमेट को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो इसके बाद हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर किसी संस्था का वातावरण अच्छा नहीं है, लोग खुश नहीं हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। तो उसके लिए कुछ सुझाव हैं। फर्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन, खुला संदेश वाहन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी संस्था में टू वे कम्युनिकेशन होता है। प्रबंधक जो डिसीजंस लेते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो नीचे तक, कर्मचारियों तक स्पष्ट रूप से, प्रभावी तरीके से पहुंचाएं, और फीडबैक भी कर्मचारियों की साथ साथ अवश्य लें। कर्मचारी कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके व्यूज़ कैसे हैं। अगर ऐसे टू वे कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से किसी संस्था में होगा तो जो भी कमियां होंगी, जो परेशानियां होंगी, वो साथ साथ पता चलती रहेंगी और दूर होती रहेंगी, और संस्था का जो क्लाइमेट है वो लगातार इम्प्रूव होगा। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 5 साधन हर संस्था में काम में लिए जाते हैं। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। सभी साधनों का अधिकतम उपयोग होगा तो ही कोई संस्था अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से प्रयास कर पाती है। और इन 5 साधनों में जो ह्यूमन फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी 4 साधन निर्जीव हैं। मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, उनका अधिकतम उपयोग स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, अगर संस्था में काम कर रहे सभी कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, मोटिवेटेड हैं, दिल से काम करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं। तो वो जितना ज़्यादा काम करेंगे, बाकी साधनों को अपने आप प्रयोग में ले लेंगे। तो इसलिए मानव संसाधन को पूरी तरह से विकसित करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग सभी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, और समय समय पर उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस और काम करने के प्रति उनके अंदर कितनी लगन है, उनको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए प्रबंधकों को। और अगर कहीं कोई कमी महसूस होती है तो उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सहभागी निर्णय। उच्च प्रबंधकों को चाहिए कि वो जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं
वो निर्णय लेते समय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को अपने साथ बिठाएं, उनको निर्णय लेने में भागीदार बनाएं। अगर कर्मचारियों की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे तो कर्मचारी एक जुड़ाव महसूस करेंगे, एक लगाव महसूस करेंगे संस्था के साथ कि ये संस्था हमारी है, ये निर्णय हमारे द्वारा ही लिए गए हैं, हम इनमें निर्णय लेते समय शामिल थे। तो वो बहुत संतुष्ट, बहुत मोटिवेटेड होंगे और बहुत दिल से काम करेंगे। तो इसलिए निर्णयों में कर्मचारियों की सहभागिता भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी संस्था के क्लाइमेट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। और लास्ट, चेंज इन पॉलिसीज़, नीतियों में परिवर्तन। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कभी लगता है कि उनके द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो कर्मचारियों के अगेंस्ट है, कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रही है, उनको पसंद नहीं है, उनके कार्य में रुकावट बनी हुई है, तो ऐसी पॉलिसीज़ को चेंज करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी नीतियाँ, क्योंकि नीतियाँ मार्गदर्शक होती हैं, नीतियाँ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती हैं और उनको वायलेट कर्मचारी कभी नहीं कर सकते। तो अगर किसी पॉलिसी की वजह से कर्मचारियों के कार्यों में रुकावट बनती है, वो पॉलिसी उनको परेशानी है उस नीति से, तो ऐसी नीतियों को जल्द से जल्द परिवर्तित करना, चेंज करना, इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम ऐसे कुछ सुझाव दे सकते हैं जिनको अपना करके कोई संस्था अपने वातावरण को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और सभी कर्मचारियों को वो वातावरण सूट करे, इस प्रकार के उसमें सुधार किए जा सकते हैं। और लास्ट में बताए हैं ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, संगठनात्मक स्वास्थ्य, वो कौन से घटक हैं जो संगठन के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संगठन का स्वास्थ्य क्या है, इसे समझने के लिए हम अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ का सहारा ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से खड़ा हो जाता है शरीर की सुरक्षा के लिए, उसे लड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, अगर स्ट्रांग है तो वो उस बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म कर देता है और हम बीमार नहीं पड़ते। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको कोरोना के सिम्टम तक नहीं आते और कोरोना आता है और चला जाता है, उनको पता तक भी नहीं चलता। तो ये इम्यून सिस्टम है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का भी एक इम्यून सिस्टम होता है, वो है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर किसी प्रकार का कोई भी थ्रेट, कोई भी खतरा संस्था को महसूस होता है, तो अगर उसका इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रांग है, उसका जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उस संस्था में जो काम कर रहे हैं, या मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, टेक्निक्स, पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लीडरशिप, ये सभी जो इंटरनल फैक्टर्स हैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए इम्यून सिस्टम की तरह काम करेंगे। और बाहरी वातावरण का कोई भी थ्रेट वायरस के रूप में अगर आएगा, इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा बनेगा, तो वो उससे लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे और अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाए रखेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ किसी संस्था का वो किसी संस्था की वो ताकत है, किसी संस्था के वो सारे फैक्टर्स हैं जो उस संस्था को बाहरी खतरों से बचाता है। तो अब ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसको स्ट्रांग कैसे किया जाए, कौन कौन से घटक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट बताया पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक मनोवृत्ति। प्रबंधकों की जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति भी।
आंतरिक और बाहरी किसी भी सूचना के प्रति वो कभी भी पैसिव ना हो, नज़रअंदाज ना करें। किसी भी प्रकार की सूचना उनको अगर मिलती है तो उस पे एकदम से क्विक एक्शन लें और हमेशा संस्था के अंदर के सभी संसाधनों को, आंतरिक वातावरण को और उसके साथ साथ बाहरी वातावरण को एनालाइज करते रहें, उनको अनदेखा ना करें। कहीं भी कोई कमजोरी, कमी नज़र आती है, संस्था से संबंधित हो या बाहरी कोई खतरा हो, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उसको भांपें और उसका सल्यूशन एकदम से करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ किसी इंस्टीट्यूशन के हेल्थ को सही रखने के लिए ज़रूरी होती है उस संस्था की मैनेजमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स इंस्टीट्यूशन एज वेल एज टुवार्ड्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेकंड, इनोवेटिवनेस, नव परिवर्तनशीलता। जैसा हम जानते हैं कि ये दौर बदलाव का दौर है, फैशन का दौर है, परिवर्तनों का दौर है। बहुत जल्दी हर चीज़ में परिवर्तन होते हैं। ग्राहकों की रुचियों में विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे में जो उत्पादक अपने प्रोडक्ट में हमेशा नए नए सुधार करते रहते हैं, इनोवेशन पे उनके इंजीनियर्स लगे रहते हैं, उनकी टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वो संस्था लगातार तरक्की करती है, उसके प्रोडक्ट को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए इनोवेटिवनेस, नव परिवर्तनशीलता का गुण संस्था को हमेशा ग्रहण करके रखना चाहिए। थर्ड है कोहेसिवनेस, लगाव। जितना संस्था के अंदर के कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच आपस में प्यार होगा, लगाव होगा, जितना एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट ना के बराबर अगर हैं, कम से कम हैं, तो उतना ही वो संस्था ज़्यादा तरक्की करेगी, बाहरी वातावरण के खतरों से ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएगी और संस्था के लक्ष्यों को बखूबी प्राप्त करने में कामयाब होगी। तो इसलिए सदस्यों के बीच आपसी लगाव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये उस संस्था के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर हम कह सकते हैं। फोर्थ है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, संसाधनों का उपयोग। ये बात पहले भी हुई है कि मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, सभी साधनों का अधिकतम उपयोग अगर होगा तो संस्था बहुत हेल्दी हम कहेंगे, और अगर साधन बेकार पड़े रहेंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, तो संस्था का हेल्थ वीक माना जाएगा, कमज़ोर माना जाएगा। और मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स जो निर्जीव साधन हैं, इनको प्रयोग में ह्यूमन फैक्टर लेके आता है, मैन पावर। तो इसलिए संस्था के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए, उनके दिल में काम के प्रति बहुत ज़्यादा जज्बा होना चाहिए, मोटिवेटेड हों फुली, तो अन्य साधनों का प्रयोग वो अपने आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसलिए जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ है अडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन का अभिप्राय कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज आता है, मान लो लोगों की डिमांड चेंज हो गई, कोई नए प्रोडक्ट की मांग लोग करने लग गए, तो उसके अनुरूप एकदम से अपने प्रोडक्ट में चेंज कर लेना, ये अनुकूलन है, एडाप्टेशन। तो किसी भी प्रकार का बदलाव जैसे ही पता चलता है, मैनेजमेंट उसके अनुरूप एकदम से इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करें, तो हम कहेंगे कि संस्था का हेल्थ बहुत अच्छा है। अन्यथा वो संस्था फिर नुकसान की तरफ चलना शुरू हो जाती है। सिक्स्थ है गोल क्लैरिटी, उद्देश्य स्पष्टता। संस्था का उद्देश्य, संस्था का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो तय करती है वो मैनेजमेंट के हर स्तर पर और सभी कर्मचारियों तक बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में, प्रभावी तरीके से हर किसी को बता दे और हर कोई ठीक से समझ ले, तो वो सारे बहुत अच्छे से उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हर संभव प्रयास करेंगे। तो अगर गोल ही क्लियर नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हैं, तो कर्मचारी कंफ्यूज रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन उद्देश्यों की और लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं कर पाएंगे। सेवंथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम, समस्या के समाधान वाली व्यवस्था। संस्था के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि अगर किसी भी कर्मचारी को या किसी डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी तरह की काम करते हुए, तो उसका सलूशन तुरंत हो जाए,
किसी वर्कर को दिक्कत है तो फोरमैन इतने ट्रेंड हों और टच में हो वर्कर्स के कि वो तुरंत पूछें कि आपको क्या समस्या है और उसका सोल्यूशन करें। मतलब समस्याओं को पहचानना और उनका ट्रीटमेंट करना, उनका सोल्यूशन करना, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा सिस्टम इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर डेवलप कर दिया जाए कि प्रॉब्लम्स लंबे टाइम तक ना बनी रहें, तुरंत सॉल्व हो जाएं, तो सभी लोग ऐसी संस्था में संतुष्ट रहते हैं। और अगर कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, मान लो लेबर को कोई दिक्कत आ गई, वो स्ट्राइक उन्होंने कर दी और वो बहुत लंबी चल गई स्ट्राइक, 15 दिन, महीना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई मैनेजमेंट, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन का जो हेल्थ है वो हम कहेंगे कि बिल्कुल ही डाउन, वो कभी भी नुकसान में जा सकती हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम शुड आल्सो बी वेरी मच इफ़ेक्टिव। और लास्ट है कम्युनिकेशन एडिक्वेंसी, संदेश वाहन पर्याप्तता। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये पॉइंट्स कि संदेश वाहन ओपन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई भी मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती हैं, नीचे कर्मचारियों तक जितना जल्दी, जितना स्पष्ट तौर पर पहुंचाई जाएंगी और उनके रिएक्शंस जितना जल्दी नोट किए जाएंगे, उतना ही अच्छे से मैनेजमेंट हर कार्य कर्मचारियों से करवाने में सफल हो पाएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन विदाउट डिस्टॉर्शन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन इफ़ेक्टिव मैनर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको मेंटेन करने के लिए हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और संस्था के स्वास्थ्य को अच्छा रखें और उस संस्था के जो वातावरण है, क्लाइमेट है, उसको लगातार इम्प्रूव करने के लिए प्रयासरत रहें, कोशिश करते रहें। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स ए लॉट।